हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम कक्षा 6 इतिहास का पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे, और इसको समझेंगे। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। रशीदा का सवाल। रशीदा जो है बैठी बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ। जैसे कभी कभी हमारे मन में भी सवाल आ ही जाता है ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, यानी कि बीता हुआ कल। अतीत मतलब बीता हुआ कल। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो उसके लिए, या फिर अखबार भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, मतलब उस समय जो हुआ वो उसे याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत मतलब जो बीत गया, बीता हुआ कल। तो उसमें हम बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों मतलब कि शिकारियों, आखेटकों का मतलब शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे या कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, और वो कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। अगला है लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। मतलब यहाँ पे है कई लाख वर्ष पहले, ये एक इम्पोर्टेंट वो है लाइन। कई लाख वर्ष पहले से जो है लोग इस तट पर रह रहे हैं। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के तट पर बहुत से लोग कई लाख वर्ष पहले से रह रहे हैं। ठीक है। और जो यहाँ पे रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ जो है वो कुशल संग्राहक थे। वो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम की कौन सी? सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं, मतलब इसमें और इसमें, जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पहले, यानी कि पूर्व मतलब पहले, स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। कहाँ पे उपजाना आरंभ किया? सुलेमान और किरधर पहाड़ियों में ऐसे कुछ स्थान हैं जहाँ 8,000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ हैं, उनका पता लगाना है। ये वाले क्षेत्र थे मध्य भारत, विंध्य पहाड़ियाँ, गारो। ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अब ये आगे मैप में क्या है, जो ये है ये उत्तर है, ये उत्तर, ये नीचे वाला जो भाग है ये दक्षिण है, ये पूर्वी है और ये पश्चिम है। ठीक है। अब इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। अभी हमने क्या देखा उसमें? सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ। यहाँ पे कितने साल पहले का बताया था इधर? अभी हमने पढ़ा था 8,000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले क्या उगाना शुरू किया? जौ जैसी फसलों को, गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। कहाँ पे? किरधर और सुलेमान क्षेत्र में। उसके बाद क्या था? उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, वहाँ पर चावल उपजाया गया सबसे पहले। तो वो देखते हैं। गारो, विंध्य पहाड़ियाँ,
ये रही, ये आ गई विंध्य पहाड़ियाँ। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले गारो विंध्य पहाड़ियों में चावल उपजाना शुरू किया गया। आगे चलते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं? सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कौन सी? सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। पूर्व मतलब पहले हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदी तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने संग मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों के एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन कर रहा है? पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यही बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडियन शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन है, पांडुलिपियाँ कहाँ मिलती हैं, मतलब कि कहाँ लिखी होती हैं? तो ये ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। यहाँ पे भी है ताड़पत्रों से पांडुलिपि का पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। मतलब पांडुलिपि कब लिखी गई? 1000 वर्ष पहले लिखी गई। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों के साथ एक साथ बांध दिया जाता था। बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये देखो,
ये है पांडुलिपि, ये रही। ठीक है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जब हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। उत्कीर्ण मतलब ये, जैसे ये हुआ इसमें दिखाया हुआ है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे? क्या ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तु अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्व कहलाता है। पुरातत्व कौन कहलाता है? किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्व कहलाता है। जो कई वस्तुएं हैं जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई, और उन वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति को हम पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, अब ये देखो, ये हुआ हुआ है, ये है जिस पे उत्कीर्ण करवाए जाते थे। हाँ, बर्तन, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। जैसे ये लिखा है, बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है, ये वाला, ये पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग जो है वो 4700 वर्ष पहले होता था। दाएं है एक पुराना चांदी का सिक्का। अभी हमारे चांदी के सिक्के दूसरे होते हैं, यहाँ पहले ऐसे हुआ करते थे 4700 वर्ष पहले। तो इस तरह का सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पहले होता था। ठीक है। हमारे द्वारा प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये सिक्का कैसे भिन्न है? पुरातत्व जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्व उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है, जहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है? ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। मतलब वो कह रहे हैं पशुपालकों और कृषकों का जीवन अलग था राजाओं तथा रानियों के जीवन से। पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों का जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन और शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे।
इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, मतलब बाकी है। तिथियों का मतलब क्या होता है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है, यानी कि जब उनका जन्म हुआ वो 2000 वर्ष के बाद से है। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की तिथियां, मतलब ईसा के जन्म से पहले की तिथियां, तो उनका जन्म 2000 के बाद है, जन्म के 2000 के बाद। तो ईसा मसीह के जन्म के 2000 पहले, इनकी 4000 वर्ष पहले उस रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। यहाँ पे लिखे है इतिहास और तिथियाँ। अंग्रेजी में बीसी को हिंदी में ईसवी पूर्व कहते हैं, मतलब ईसा पूर्व कहते हैं। बीसी का मतलब है इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में इसको बोलते हैं ईसा पूर्व। कभी कभी इन तिथियों को पहले एडी भी कहते थे। हिंदी में इसको ईसवी कहते हैं, इंग्लिश में इसको एनो डोमिनी कहते हैं, जो कि 2 लैटिन शब्दों से बना है और इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।